हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर कॉरपोरेट अकाउंटिंग पेपर का एक चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि क्या होते हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज और इन पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है और अकॉर्डिंग टू एक्ट बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि भारत में बैंकिंग जो एक्टिविटीज होती हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज मीन्स कि बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो बैंक से डिपॉजिट कराना है, बैंक से लोन लेना है, बैंक से विड्रॉ करना है, किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी है, जमा करना, निकालना, लोन लेना, ठीक है, लोन को वापस करना, ब्याज देना, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज बैंकिंग नियमन अधिनियम, इट मींस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू कंट्रोल की जाती है। ठीक है, इट मींस भारत में जितनी भी बैंकिंग गतिविधियां की जाती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? बैंकिंग नियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस अधिनियम की धारा 5B के अनुसार बैंकिंग का अर्थ क्या होगा कि उधार देने और विनियोग करने के उद्देश्य से जनता से मुद्रा के निक्षेप स्वीकार करना और इन निक्षेपों का भुगतान मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से करना। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, बैंकिंग का मीनिंग क्या है सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग, कि बैंकों ये क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं, उधार देते हैं, किसको? जनता को, या जनता या फिर उनके पास जो पैसा इकट्ठा हो जाता है उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के पर्पज से क्या करते हैं, जनता से मुद्रा का निक्षेप स्वीकार करने, इट मीन्स जनता से उनकी डिपॉजिट्स हैं, उनकी जो सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम कौन है, हम सब जनता हैं, हमारे पास जो सेविंग होती है, पैसा इकट्ठा होता है, हम उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। अब बैंक क्या करता है इतने राशि का, क्या बैंक हमारी सारी जमाओं को अपने पास रखता है? नो, वो भी क्या करता है, फर्दर जितने भी उनके पास अमाउंट्स रिसीव्ड होती है उनको क्या कर देता है, फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं, या फिर जितने भी हमारे आरबीआई के अंडर जितने भी बैंक आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे बैंक क्या करते हैं, अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। अब आरबीआई फिर फर्दर उनको क्या करेगा, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, या फिर बैंक क्या करता है, बैंक के पास जितनी भी जमा इकट्ठी हो जाती हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि सभी व्यक्ति बैंक में जमा ही कराएंगे, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, फिर उनमें से पैसे निकालते भी हैं। ठीक है, तो जो जमा हुई हैं उन जमाओं का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। भुगतान कैसे, इट मीन्स पेमेंट करते हैं, कैसे? मांग पर चेक द्वारा। अब मान लीजिएगा आपने जमा करा दिए बैंक में और मैंने निकलवाने हैं, तो मैं कैसे निकलवा रही हूँ, चेक के थ्रू निकलवा रही हूँ, ड्राफ्ट के थ्रू निकलवा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करता है, बैंक्स करते हैं। तो बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कंपनी को क्या कहा जाएगा, बैंकिंग कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट आ जाता है बैंक बुक कीपिंग और बैंक्स वर्किंग। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, बैंकों के अंदर पुस्तकों में लेखा रखने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि एक ट्रांजेक्शन से अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का यूज किया जाता है। बैंकिंग व्यवसाय के अगर हम सफलतापूर्वक संचालन के लिए एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता होगी जिससे दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का सही सही लेखा रखा जा सके। ठीक है, इट मीन्स बैंक में आप देखते होंगे कि जब हम पैसा जमा करते हैं तो हम एक अलग से स्लिप भर के देते हैं, और जब हम पैसा निकलवाते हैं तो उस निकलवाने की स्लिप अलग होती है। मीन्स एक विड्रॉल स्लिप होती है, एक डिपॉजिट स्लिप होती है। ठीक है, तो ये सारे बैंक क्या करते हैं, क्यों रखते हैं ये स्लिप, क्योंकि उनको भी देखना होता है कि आज टोटल कितना विड्रॉल हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, ताकि वो हर एक ट्रांजेक्शन का सही लेखा रख सके।
इसलिए क्या रखता है, बुक कीपिंग सिस्टम रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए एक स्लिप सिस्टम बैंकिंग की इस आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि स्लिप क्या होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप बैंक में किसी भी टाइम पे पैसा जमा कराने जाते हो तो आप एक स्लिप भर करके देते हो। ठीक है, एक साइड तो क्या होता है, अमाउंट, आपका नेम, आपका अकाउंट और आपकी क्या लिखी होती है, आपका अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हो। दूसरी साइड आपकी कंप्लीट डिटेल होती है। ठीक है, नीचे आपके सिग्नेचर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स के सिग्नेचर होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब कहने का एक स्लिप होती है जिसमें, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करा सकता है। और दूसरी स्लिप होती है जिसके थ्रू, जिसको हम विड्रॉल स्लिप कहते हैं, निकलवाने की स्लिप कहते हैं, बैंक से पैसा निकलवाने वाली स्लिप कहते हैं। तो वो स्लिप कौन सी होगी, विड्रॉल स्लिप, जिससे कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा निकलवा सकेगा। तो एक बैंक के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपने ग्राहकों के खातों को पूर्णतः तैयार रखे। ठीक है, क्योंकि किसी भी ग्राहक द्वारा किसी भी क्षण कोई चेक भुगतान करने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इस बैंक को नहीं पता होता कि किस टाइम कौन व्यक्ति आ जाए बैंक से पैसा निकलवाने के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा अपने अकाउंट को अप टू डेट रखते हैं। और जब तक कि बैंक अपने ग्राहकों के खातों को कंप्लीटली तैयार नहीं रखेगा, तब तक वह उनको चेक, उनके जो चेक होते हैं उनको पास करने के लिए या फिर अनादरित करने के लिए या प्रतिष्ठित करने के लिए शीघ्र तैयार नहीं हो सकता। क्यों, देखो पहले तो क्या होता था, सारा का सारा मैनुअल सिस्टम होता था, हाथ से काम होता था, किसने पैसे जमा कराए, किसने पैसे निकलवाए, कि वो सारे ट्रांजेक्शन उसी टाइम अकाउंट में करनी होती थी। परंतु आज क्या हो गया, आज के टाइम पे तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। जैसे ही हम एंट्री करते हैं और एक क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारा बैलेंस साथ साथ में दिखाता चला जाता है कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं है। अगर मान लीजिएगा हमारे पैसे अकाउंट में पैसे कम हैं और हम, कोई पर्सन आ जाता है और वो ज्यादा अमाउंट का चेक लगा देता है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे इतने ज्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि एक स्लिप सिस्टम रख दिया जाता है और बैंक अपने उन स्लिप्स के बेस पे अपने अकाउंट्स के जितने भी, उनके सभी अकाउंट्स के को अप टू डेट रखता है। ठीक है, इसलिए शीघ्र खैतानी के लिए बैंकों द्वारा पर्ची दी जाती है। एक मिनट। तो पर्ची सिस्टम क्या होता है, पर्ची पद्धति, पर्ची पद्धति से आशय ऐसी पद्धति से है जिसके अंतर्गत विभिन्न पुस्तकों में सहायक पुस्तकों के माध्यम से खैतौनी करने के स्थान पर स्लिपों के आधार पर खैतौनी की जाती है। इट मीन्स कहने का क्या होता है कि जैसे हमने सब्सिडरीज बुक के बारे में पढ़ा था कि हमारे सब्सिडरीज बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, अलग अलग बुक्स होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनकी जगह पर पे कर वहां पर, मतलब परचेज बुक, सेल बुक, जैसे ये तो ट्रेडिंग बिजनेस है। अब हम बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी अलग अलग सब्सिडरीज बुक होती हैं। तो उन सभी में एंट्री करने के, उन एंट्रीज करने के स्थान पर हम क्या करते हैं, स्लिप्स के बेस पे एंट्री करते हैं। स्लिप्स क्या होती है, एक तरह से एक वाउचर मान लेते हैं हम उनको। ठीक है, ये प्रणाली लेखांकन की कोई अलग से प्रणाली नहीं है, वरन शीघ्र खतौनी की एक पद्धति है। इट मीन्स ये जस्ट एक जल्दी से एंट्री करने का एक मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बैंक के अंदर जितनी भी स्लिप्स आएंगी, चाहे वो चेक की हो, चाहे वो विड्रॉल फॉर्म की हो, चाहे वो डिपॉजिट करने की है, सारी की सारी क्या होती हैं, बैंक में जमा हो जाती हैं। बैंक क्या करते हैं, ये स्लिप्स कहाँ से आती हैं, बैंक इनको छपवाता है। ठीक है, ये पर्चियां बैंक के कर्मचारियों के द्वारा भी तैयार की जा सकती हैं या और बैंक के ग्राहकों के द्वारा भी तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, ग्राहकों द्वारा तैयार की जाने वाली पर्चियों में क्या हो सकते हैं, मीन्स ग्राहक कौन कौन सी पर्ची तैयार कर सकता है, जैसे चेक होता है, विड्रॉल फॉर्म होता है। ठीक है, राशि जमा करने की पेइंग स्लिप होती है। ये सारी की सारी क्या होती हैं, स्लिप्स तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट लाइक वही है, एग्जाम्पल आ गया कि जब ग्राहक को बैंक में राशि जमा करानी हो तो जमा पर्ची भर के देगा। सिंपल सी बात है कि जब बैंक में पैसा जमा कराना होगा तो जमा पर्ची भर के दी जाएगी, और जब बैंक से पैसा निकलवाना की बात आएगी तो वहां से विड्रॉल फॉर्म निकाला जाएगा। ठीक है, तो जमा पर्ची होती है, इसके दो भाग होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ हमारे पास दिखा रखा है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हमारे पास इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट दिखा रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, ध्यान से देखेंगे कि जो दो पार्ट हैं इसके, पहला पार्ट है पेइंग इन स्लिप फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स,
काउंटर फॉइल, ठीक है, ये तो होता है काउंटर फॉइल। और दूसरे साइड दे रखे हैं इन्होंने पेइंग इन स्लिप फॉर कैश और चेक एक्सेट्रा, प्लीज यूज सेपरेट पेइंग इन स्लिप फॉर कैश चेक विड्रॉल ऑन लोकल ब्रांचेस ऑफ द विड्रॉल बैंक्स और आउट स्टेशन चेक, ठीक है। तो देखो बेटा इन्होंने क्या बोला है। तो सबसे पहले जो काउंटर फॉल होता है, जब हम बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं, तो ये जो छोटी पर्ची है दिखाई दे रही है सभी को, काउंटर फॉल लिखा हुआ है जिसके ऊपर, हेलो, तो ये है जो काउंटर फॉल है, इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर, विजय बैंक। इट मीन्स बैंक का नेम लिखेंगे, यहाँ पर बैंक का नेम लिखेंगे, कहाँ की ब्रांच है ये, ठीक है। मान लीजिएगा विजय बैंक है आपके यहाँ पे पीलूखेड़ा में है, तो आप यहाँ लिखेंगे पीलूखेड़ा ब्रांच, ठीक है। जींद में है तो आप लिखेंगे जींद ब्रांच, क्लियर। जिस डेट को आप पैसे जमा कराने जा रहे हैं उस डेट, वो डेट लिखेंगे। फिर आपका नेचर ऑफ अकाउंट, आपका अकाउंट कैसा है, सेविंग है, करंट है, किस टाइप का आपका अकाउंट है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो फिल कर देंगे। फिर नीचे आएगा आपका नेम, अमाउंट कितनी डिपॉजिट कराना चाहते हैं आप, बाय कैश जमा कराना चाहते हैं या फिर बाय चेक, ठीक है। फिर आता है डिटेल ऑफ कैश और चेक डिपॉजिट, कि आप कितना क्या जमा कराना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल, पैसे जमा कराने हैं कितना। अब इसमें जैसे कि मान लीजिएगा आप 1000 रुपए के 5 नोट जमा कराना चाहते हो, मतलब 2000 के 5 है, सॉरी, तो 2000 गुना में 5, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 10,000। 500 500 के कितने नोट हैं आपके पास, 500 500 के आपके पास 10 नोट हैं, तो क्या लिखेंगे 500 गुना में 10, ठीक है, टोटल हो गए 5000। इस टाइप से टोटल कितने हो जाएंगे, जितना भी टोटल होगा वो आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर नीचे आता है रिसीविंग क्लर्क, फुल सिग्नेचर, कि जो यहाँ पे कलर के सिग्नेचर हो जाएंगे बैंक में जो क्लर्क हैं। और दूसरी साइड आप टोटल अमाउंट दिखा देंगे, और अथोराइज सिग्नेचर, सिग्नेचर जिसने जिसके पास आपने जमा कराए हैं कैशियर, तो उसके उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी साइड क्या होगा, यहाँ पे आपकी डिटेल लिखी जाएगी, वही सेम, क्या लिखा हुआ है, विजय बैंक, ब्रांच का नेम हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, फिर आपका नेम आ जाएगा, कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहते हैं वो आ जाएगा। फिर बात आती है कि डिटेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिपॉजिट, कि आप क्या जमा करा रहे हो, मान लीजिएगा आप चेक जमा करा रहे हो या डीडी है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे चेक की डिटेल आ जाएगी, चेक नंबर लिखा हुआ है ना, चेक नंबर डीडी, डीडब्ल्यू, ठीक है, या डब्ल्यू इस टाइप से हैं, तो यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा। फिर कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं आप। फिर ड्रॉवी बैंक, किस नाम से, किस बैंक के नाम से आप चेक जमा करा रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे वहाँ की ब्रांच कितनी है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे वही 2000 के कितने नोट हैं, मतलब कितना किस किस टाइप से आपको अमाउंट की अमाउंट जमा करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कैश जमा करा रहे हो तो वो आ जाएगा, अगर चेक जमा करा रहे हो तो चेक की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नीचे फिर पैन नंबर, फिर जमा करता या अदा करता दूरभाष या मोबाइल नंबर, जो जो जमा करा रहा है उसके सिग्नेचर, उसका फोन नंबर वो आ जाएगा। फिर यहाँ कैशियर के सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, और फिर जो पासिंग ऑफिसर है जिसने पास करने हैं उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास हमारा क्या डिटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिर जब कोई ग्राहक बैंक से राशि निकलवाने का इच्छुक होता है तो वह चेक या फिर विड्रॉल फॉर्म भरकर अपना खाता रखने वाले लेजर कीपर को देता है। वही बात है, जब जमा कराएंगे तो पे इन स्लिप डालेंगे, और जब आप पैसे निकलवाएंगे तो आप क्या देंगे, या तो चेक या फिर विड्रॉल फॉर्म भर करके जो भी लेजर कीपर होगा उसको दे देंगे, ठीक है। उसके बदले में वो आपको क्या देगा, एक टोकन देगा। जब आप पैसे निकलवा रहे होते हैं तो उसके बदले में क्या होगा, लेजर कीपर आपको, जैसे आप स्लिप भर के देंगे तो वो आपको एक टोकन देगा, ठीक है। जैसे टोकन देता है तो उस टोकन देने वाला व्यक्ति उस पर्ची को अकाउंटेंट के पास भेज देगा, ठीक है। फिर अकाउंटेंट के पास वो व्यक्ति उस टोकन को लेकर के जाएगा, और साथ में फिर क्या करेगा, जो ग्राहक के खाते की जांच पर्ची की सहायता से करेगा। साथ ही पर्ची को भुगतान करने वाले रोकड़िए, इट मीन्स कैशियर को भेज देता है। जो भी हमारा कैशियर है अपनी बुक में भुगतान की प्रविष्टि करेगा, और जो कस्टमर होगा उससे टोकन ले लेगा और उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है बैंक से पैसे निकलवाने का, ठीक है।
अब मान लीजिएगा लोन डिपार्टमेंट है, लोन के बारे में बात होती है, तो क्या होता है, किसी बैंक का लोन डिपार्टमेंट किसी खाते में ब्याज होते ही दो पर्चियां तैयार करेगा। एक तो डेबिट की पर्ची, जिसको पर्सनल अकाउंट वाले कलर को भेज देगा, जो कि ग्राहक के खाते में खत होने कर देगा। इट मीन्स जब लोन की बात आएगी तो दो पर्ची तैयार करेगा, एक तो किसको दे देगा, कलर को दे देगा, जो कि इंटरेस्ट की एंट्री करेगा। दूसरे क्रेडिट की पर्ची वो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाले कलर को भेज देगा, जो कि अपने पास इंटरेस्ट की एंट्री करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांस एडवांटेज पे स्लिप्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा जी, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की बचत। इस जो ये मेथड होता है, इसमें क्या होगा, जितने भी लेखे की पर्चियां की आते हैं, उनकी सहायता से जितने भी ट्रांजैक्शन होती है पर्ची की सहायता से की जाती हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी सब्सिडरी बुक है रखने की जरूरत नहीं होती, और पर्ची की सहायता से ही बैंक क्या करता है, सहायक पुस्तकों की बचत हो जाएगी और बैंक कार्यों में मितव्ययता आएगी। इट मीन्स कहने का क्या है कि हमें बार बार क्या, क्या वो अपनी सब्सिडरी बुक नहीं उठानी पड़ेगी, और टाइम की बचत होगी, और जितने भी बैंक के कार्य हैं वो जल्दी ही हो जाएंगे पेइंग स्लिप मेथड से। दूसरा क्या होगा, श्रम और बचत। वही समय और श्रम की बचत, बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका जो लेखा है पर्चियों की हेल्प से किया जाता है, जिससे क्या होता है, कस्टमर स्वयं ही भर सकता है। इससे टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। खाते हर समय पूरी तैयार रहेंगे, क्योंकि पर्ची की हेल्प से एंट्री कर दी जाती है, और इससे खाते हमारे टाइम अप टू डेट रहते हैं। बैंक के कार्यों का समुचित विभाजन, इसका मतलब है कि पर्चियों की हेल्प से ही जितने भी लेखे किए जाते हैं उन कार्यों का सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेखों की विश्वसनीयता, बैंक में सभी लेखे पर्चियों की सहायता से ही किए जाते हैं, क्योंकि ये पर्चियां कस्टमर के द्वारा भरी जाती हैं, इसलिए पूर्णतः इनके ऊपर ट्रूथफुल मानी जाती हैं, विश्वसनीय मानी जाती है, रिलायबल मानी जाती हैं। नेक्स्ट होता है अंकेक्षण में सुविधा, क्योंकि अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट। ठीक है, क्योंकि ऑडिट लेखा पुस्तकों में किए गए व्यवहारों को तब तक सही नहीं मानता जब तक कि उनसे संबंधित हमारे पास प्रूफ न हो, और ये पर्चियां एक प्रूफ का काम करेंगी। और क्योंकि ऑडिटर होता है, इन पर्चियों की हेल्प से आसानी से ऑडिटर ऑडिट करा सकता है। उचित प्रमाण के रूप में भी हमारे ये पे स्लिप्स होती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, बैंक को कहे कि इतनी राशि का चेक मैंने नहीं भेजा था, तो इसका भुगतान कैसे किया जाए, तो हमारे पास प्रूफ होता है, पर्ची दिखा देगा। बैंक पर्ची दिखा करके कह सकता है कि जिसके बदले हमने भुगतान किया वो पर्ची हमारे पास है। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, पर्ची के खोने और नष्ट होने का भय। कि जैसे कि हमने कहा कि अगर मान लीजिएगा की स्लिप गुम हो जाती है तो क्या रहेगा, क्योंकि पर्ची सिस्टम जो चलता है, पर्ची का आकार बहुत ही छोटा होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पर्ची इकट्ठी हो जाती है तो किसी भी पर्ची के खोने या इधर उधर होने का बहुत डर रहता है, और अगर गुम हो जाती हैं तो परेशानी का सामना भी होता है। नेक्स्ट होगा असुविधा व अधिक व्यय। बैंक में क्योंकि डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन होती हैं, तो पर्चियों का जिनमें पर्चियों का यूज किया जाता है, जिन्हें तिथि के अनुसार लगाकर सुरक्षित रखना होता है। अब एक दिन में इतनी सारी स्लिप्स हो जाती हैं, अगर उनमें से कोई स्लिप गुम हो जाती है या डेट गलत हो जाती है, तो इससे हमें बहुत से इससे कलर क्या कैसे को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। गबन की संभावना, क्योंकि ये पर्चियां हल्की होती हैं और छोटी होती हैं, इसलिए इनका गबन किसी भी कर्मचारी के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ग्राहकों को कठिनाई, बैंक से व्यवहार करने वाले जितने भी कस्टमर होते हैं उनको अनेक पर्चियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है, जिससे कि उनको भी फ्यूचर में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी टेलर सिस्टम। अब टेलर सिस्टम होता है, इसको भी हम क्विक पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हो जाते हैं अपने कस्टमर से शीघ्र लेन देन करने के लिए डिफरेंट मेथड अपनाते हैं, जिनमें टेलर मेथड भी कस्टमर को तुरंत भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इस मेथड में क्या होगा, कर्मचारी अपने पास प्रत्येक जमाकर्ता का लेजर कार्ड या नमूने के हस्ताक्षर पर रोक कर रखता है। मतलब कहना क्या होता है कि इसमें कर्मचारी है, उसके पास जितने भी जमा करता होते हैं, सभी का एक अलग अलग खाता होता है,
जिसको हम लेजर कार्ड बोलेंगे, या उनके सिग्नेचर होते हैं, या उनकी रोकड़ होती है, कैश रखता है। जो भी चेक प्राप्त होगी वो उनसे सिग्नेचर के थ्रू सिग्नेचर कार्ड से मिलान करेगा और फिर उनका तो पेमेंट कर देगा। और ये भुगतान प्राप्त भी कर सकता है। तो सबसे पहले जब वो पेमेंट करेगा तो सबसे पहले उनके सिग्नेचर मैच किया जाता है। अगर सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं तो पेमेंट नहीं की जाएगी। तो ये भुगतान प्राप्त भी किया जा सकता है। टेलर मेथड के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं उनको सामान्यतः एक निश्चित राशि तक ही भुगतान करने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टॉक इन्वेस्ट। ये पद्धति नई और आधुनिक पद्धति है। कंपनी के जितने भी सार्वजनिक निर्गमन के समय जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सुविधा देने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक इन्वेस्ट। क्योंकि ये कब अपनाते हैं, जब हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए मेथड का उपयोग किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनके खाते से धनराशि तभी निकलती है जब उसको अंश या ऋण पत्र आवंटित हो जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट मेथड के अंतर्गत जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो तभी अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं या अमाउंट निकलवा सकते हैं जब उनके पास या तो डिबेंचर्स होंगे या फिर शेयर्स होंगे। यदि सिक्योरिटीज आवंटित नहीं होती तो उसके खाते से राशि नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, फिर इस योजना का बेनिफिट उठाने के लिए जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बैंक में एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग विभिन्न राशियों को स्टॉक इन्वेस्ट चेक बैंक द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, फिर इस चेक को जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन के साथ भेजेंगे, और अगर कस्टमर को सिक्योरिटी अलॉट हो जाती हैं तो उनके अकाउंट में अमाउंट डेबिट कर दी जाती है। अगर आवंटन इट मीन्स अलॉटमेंट नहीं होता है तो उनके अकाउंट में धनराशि जमा रही जाएगी, उनके अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाए जाएंगे। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट है फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, कि हमारे जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है और इसके थर्ड शेड्यूल में हमारा बैंकिंग फॉर्मेट दिया हुआ होता है। यहाँ पे हमारा वर्टिकल फॉर्म अप्लाई होती है बेटा जी। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म क्या होगी कि जैसे आजकल हमारी बैलेंस शीट आपने देखा होगा कि कैसे होती है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आपने 11th-12th में जो बैलेंस शीट पढ़ी थी ना कि एक साइड लाइबिलिटीज एक साइड असेट पढ़ी थी ना, कि राइट साइड में असेट होती है और लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज होती हैं, तो वो होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है, और अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बैलेंस शीट, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा हमने अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में, तो उनमें हमने देखा तो वो थी हमारी वर्टिकल फॉर्म की, ऊपर लाइबिलिटीज हैं और फिर उसके बाद नीचे असेट्स हैं। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनीज अपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं वो वर्टिकल फॉर्म में तैयार करती हैं। शेड्यूल थर्ड अप्लाई होता है, और शेड्यूल थर्ड के अंदर दो फॉर्म है, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। फॉर्म ए में बैलेंस शीट आती है और फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। जो फॉर्म मतलब क्लोजिंग अकाउंट्स के लिए नए प्रारूप में जो लंबवत फॉर्म में होते हैं, चिट्ठे और लाभ हानि खाते की कुछ अनुसूचियां दी होती हैं। इट मीन शेड्यूल्स गिवन होते हैं कि किस शेड्यूल में क्या आएगा। टोटल हमारे पास 18 शेड्यूल हैं। 1 से 12 जो शेड्यूल आते हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। 1 से 12 शेड्यूल बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। 13 से 16 शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। हमने कहा कि टोटल शेड्यूल हमारे पास 18 हैं। 1 से 12 तो बैलेंस शीट में आ गए, 13 से लेकर के 16 तक प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, रह गए 17 और 18। जो दो आते हैं वो हम नीचे जैसे दिखा देते हैं ना, जैसे हमारे कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, तो वो जैसे 17 और 18 नोट के रूप में लिखी जाती हैं, जो कि हमारे अकाउंटिंग डिस्क्लोजर पॉलिसी से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, जिनको हम ना बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, जिनको हम नीचे अलग से दिखाते हैं नोट फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट दे रखा है
न्यू रिवाइज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13 से 16 शेड्यूल आते हैं, तो इसमें ऐसे लिखना है न्यू रिवाइज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29। ठीक है, फॉर्म बी इस टाइप से लिखना है आपको, थर्ड शेड्यूल में आएंगे सेक्शन 29 फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, आगे ईयर लिख देंगे जिस साल का भी होगा। सबसे पहला इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले आता है इनकम। अब इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट अर्नड एंड अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्नड शेड्यूल 13 में आएंगे, अदर इनकम शेड्यूल 14 में आएंगे। ठीक है, इनको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट अर्नड में क्या क्या आएगा। और उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16। ठीक है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज ऐसे लिखेंगे। ये हमारे आएंगे शेड्यूल 16 में। तो देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो प्रॉफिट आएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो लॉस आएगा। समझ आई बात। उसमें फॉर्मेट में दो दो ईयर का डाटा होगा, ईयर एंडेड 31 मार्च करंट ईयर, ईयर एंडिंग 31 मार्च प्रीवियस ईयर। इट मीन्स 2 साल का डाटा दिखाएंगे हम, पिछले साल के आज के साल क्या है और पिछले साल क्या था। क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस, लॉस आएगा तो माइनस लिख देंगे। और प्रॉफिट और लॉस ब्रोट फॉरवर्ड, इट मीन्स पिछले साल का इस साल लेकर के आए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है कि प्रॉफिट कितना है, पिछले साल में जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस दे रखा होगा वो आ जाएगा, और इससे ऊपर नेट प्रॉफिट इस साल का आ जाएगा। फिर उन दोनों का टोटल मान लीजिए करंट ईयर में 50,000 प्रॉफिट हो गया, पिछले साल का हमारा 1 लाख प्रॉफिट था, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 1.5 लाख हो गए। समझ आ गई बात। उसके बाद नंबर पॉइंट 4 पे अप्रोप्रिएशंस, इट मीन जो टोटल प्रॉफिट होंगे उसमें से कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, स्टेट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं और अदर रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, या गवर्नमेंट या प्रोपोज डिविडेंड्स दे देते हैं। ठीक है, तो इस ये हमारा लास्ट में आता है अप्रोप्रिएशंस। इट मीन्स हमारे पास जो प्रॉफिट हुए उसको हमने कैसे बंटवारा किया, उसमें से कुछ अमाउंट ट्रांसफर टू स्टेट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर टू गवर्नमेंट और प्रोपोज डिविडेंड्स। नेक्स्ट आएगा बैलेंस, बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में टोटल कर देंगे। ठीक है, देखो नोट नंबर 1 क्या दे रखा है, एज पर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ बैंक मस्ट ट्रांसफर 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट एवरी ईयर टू स्टेट्यूटरी रिजर्व। यहाँ पे ऊपर अप्रोप्रिएशन में लिखा था ना ट्रांसफर टू स्टेट्यूटरी रिजर्व, सी नोट 1 लिखा हुआ था ना। तो ये नोट 1 क्या कहता है कि स्टेट्यूटरी रिजर्व में हर साल हर के प्रॉफिट में से कम कितना ट्रांसफर होना चाहिए, 25%। तो लिखा है ना, आ बैंक मस्ट ट्रांसफर 25% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। भी करंट ईयर के जो प्रॉफिट हैं उनमें से 25% अमाउंट ट्रांसफर करेगा हर साल, किसमें, स्टेट्यूटरी रिजर्व में। अंडरस्टैंड। अब बात आएगी कि जो हम ऊपर लिखा है हमने शेड्यूल 13 में इनकम, इंटरेस्ट अर्नड फॉर्मेट में लिखा है ना, इंटरेस्ट अर्नड शेड्यूल 13। तो अब ये शेड्यूल 13 है क्या, अब ये एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, शेड्यूल 13 में क्या आएगा, इंटरेस्ट अर्नड, कि हमने इंटरेस्ट कमाया है, कहाँ कहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट आया उसकी डिटेल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने एडवांस दे रखा है, हमने किसी से एडवांस दे रखा है तो उसके ऊपर हमें क्या मिला, ब्याज। तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स। ठीक है, इट मीन्स कहने का क्या है, बिल्स डिस्काउंट कर दिए जाते हैं टाइम से पहले। मान लीजिएगा किसी ने 3 महीने का चेक जमा कराया बैंक के पास और उसने 3 महीने बाद बैंक ने पेमेंट करनी थी, पर वो 1 महीने बाद ही पेमेंट कर रहा है,
तो 2 महीने पहले पेमेंट कर दी ना, तो 2 महीने का जो डिस्काउंट उसने काटा तो वो भी क्या होगी, बैंक की अर्निंग हो गई। तो इसलिए इन्होंने लिखा है इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का दोनों लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कि बैंक ने यहाँ पे हमें सारी ट्रांजैक्शन जो देखनी है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। बैंक ने अपना पैसा कहीं फर्दर इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट वो चाहे शेयर्स में है, ठीक है, या कहीं पे भी अदर सिक्योरिटीज के अंदर है, तो वहां से कितना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक को कितनी इनकम हुई, वो इनकम दिखानी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटर बैंक फंड। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के पास जो पैसा आया वो पैसा बैंक ने आरबीआई के पास जमा करा दिया, और आरबीआई के पास जमा कराया तो आरबीआई बैंक को क्या देगा, ब्याज देगा, ठीक है। तो वो इनकम, तो इट मीन्स कहने का कि बैंक को कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट की अर्निंग हुई या इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुई, ठीक है, या अदर इंटरेस्ट की इनकम हुई फ्रॉम आरबीआई, या फिर अदर इंटर बैंक फंड। इंटर बैंक का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर अगर पैसा डिपॉजिट करा दिया जाता है तो वहां से भी बैंक को कितना डिपॉजिट्स मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है। इसकी पूरी डिटेल देखो हमारे पास नीचे दे रखी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल गिवन इन प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ना, यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं शेड्यूल 13 में। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स, देखो क्या है, बैंक का महत्वपूर्ण कार्य जनता को ऋण देना है, उस ऋण पर बैंक ब्याज देता है। बैंक क्या करेगा, जनता को लोन देगा और उस लोन पे क्या करेगा, ब्याज वसूल करेगा, ठीक है, जो कि बैंक की इनकम का मेन सोर्स है। बैंक प्राय क्या करता है, एडवांसेस देता है, लोन देता है, उधार देता है पैसा, या बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में दे देता है। तो इन सभी से प्राप्त होने वाली ब्याज की आय इस शीर्षक के अंतर्गत आ जाएगी। समझ आ गया पॉइंट? हेलो, हाँ जी, तो बिल्कुल ये इसी प्रकार विनिमय विपत्र, इट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर बिल को उसके धारक के द्वारा अपने बैंक से बुनवाया जा सकता है। बैंक कस्टमर को इन बिलों की राशि में से ब्याज की राशि घटाकर शेष राशि दे देता है। इट मीन्स बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक क्या करेगा, उनमें से बिल की अमाउंट में से अपना इंटरेस्ट काट के बाकी की पेमेंट कर देगा। तो ब्याज की इस राशि को डिस्काउंट कहेंगे, वह इसे भी इसी शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। क्लियर? दूसरा दे दिया इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वही सेम बैंक के द्वारा किए गए विनियोगों से प्राप्त होने वाली ब्याज या डिविडेंड कोई शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। अभी हमने मान लीजिएगा शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां से हमें शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज वो मिलेगा, सॉरी डिविडेंड मिलेगा। और अगर मान लीजिएगा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी बैंक की क्या होगी, इनकम होगी। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास अगर बैंक्स का पैसा है तो वहां से इनकम होगी इंटरेस्ट के रूप में, या अदर बैंक्स में अगर पैसा जमा करा रखा है तो वहां से भी बैंक्स इंटरेस्ट के रूप में इनकम होगी। नेक्स्ट अदर्स, इस शीर्षक के अंतर्गत बैंक को प्राप्त होने वाली उन सभी ब्याजों की राशियों को दिखाया जाएगा जिन्हें उपरोक्त शीर्षकों के अंतर्गत नहीं दिखा पाए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट शेड्यूल आता है बेटा जी फिर 14, दैट मीन अदर इनकम। अब इंटरेस्ट की इनकम को छोड़ करके और बाकी अगर कोई इनकम होती है, ठीक है, तो वो किस में आएगी, अदर इनकम के अंदर आएगी। ठीक है, अब वो इनकम कौन सी हो सकती है, जैसे कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो सेल कर दी, सेल करने से प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो जाएगा। लॉस भी हो सकता है, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएट करने पर, जैसे हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते थे, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट आएगा
उसको ऐड कर लेंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। अगला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर असेट्स। ठीक है, जो लैंड बिल्डिंग और अदर असेट्स हैं उनको सेल करने से प्रॉफिट होगा तो ऐड, और लॉस होगा तो माइनस। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज लेन देन होते हैं बैंक, एक बैंक की दूसरी बैंक के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन से अगर किसी भी टाइप का कोई प्रॉफिट होगा ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, अगला पॉइंट है इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड्स एक्सेट्रा फ्रॉम सब्सिडरीज कंपनीज एंड और ज्वाइंट वेंचर अब्रोड ओब्लिग इन इंडिया। क्या कहता है ये पॉइंट? कहता है इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड। भाई डिविडेंड के रूप में अगर कोई इनकम होती है, या फिर किसी सब्सिडरी कंपनी से इनकम होती है, जैसे अभी हमने अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा था ना, कि सब्सिडरी कंपनी की अगर किसी भी टाइप की कोई इनकम होती है तो उसको ऐड कर लेंगे। ज्वाइंट वेंचर हमने चैप्टर पढ़ा था बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो वहां से अगर हमें किसी भी टाइप की कोई इनकम होती है तो उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मिसलेनियस इनकम आ जाता है। इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ इनकम्स यहाँ पे देख लेंगे तो हमारी अदर इनकम्स में आ जाएगी। ठीक है बेटा, और इसका एक्सप्लेनेशन फिर वही नीचे भी रखा है, वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं सेम आ जाएंगी। ठीक है, ये था शेड्यूल 14। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी शेड्यूल 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। देखो ध्यान से, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अभी जो शेड्यूल 13 था वो इनकम थी, इट मीन्स हमें इंटरेस्ट मिला था। अब शेड्यूल 15 है वो है एक्सपेंडिचर्स। अब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम ब्याज किस पे देंगे? बैंक ब्याज किस पे देगा? बैंक के पास जो जमा है, लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा करा रखा है, तो उसके ऊपर बैंक ब्याज देगा, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटर कंपनी बोरोइंग। अगर बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार ले रखा है या किसी अदर बैंक से बैंक ने उधार ले रखा है तो उनको उस उधार पे ब्याज देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो और अदर कोई भी खर्चा है, ब्याज है, तो वो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, अपने बैंक को ऑपरेट करने के लिए, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का संचालन करने के लिए जो भी छोटे छोटे खर्चे होंगे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। आई बात समझ में? तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे भी दे रखा है, इसमें क्या आएंगे? कर्मचारियों को दी गई या उनके लिए आयोजन की गई राशि। कर्मचारियों को क्या क्या देगा? बैंक को हमने चलाना है, तो बैंक को चलाने के लिए क्या दिया जाएगा? सैलरी दी जाएगी, उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, बोनस दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। तो ये क्या है? बैंक को चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं, संचालन व्यय जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग। ठीक है, इट मीन्स रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग का मतलब क्या रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि बैंक को चलाना है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का सामान भी चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, क्योंकि बैंक के पास प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेस। अब डायरेक्टर मींस बैंक को चलाने के लिए जो डायरेक्टर्स को फीस दी जाएगी और अलाउंसेस दिए जाएंगे। ऑडिटर की फीस है, लो चार्जेस कानूनी खर्चे हैं, टेलीफोन का बिल है, पोस्ट स्टैम्प का बिल है, रिपेयर और मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है। ठीक है, या फिर अदर एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे पास हमने देखा, अब फॉर्मेट में वापस जाएंगे, अलग अलग शेड्यूल बनाया, सभी का बैलेंस निकाला, और फिर उसको इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 में जितना भी आएगा उसके सामने लिख देंगे, अदर इनकम्स को उसमें लिख देंगे,
फिर टोटल इनकम ऐड कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, और इस टाइप से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यहाँ तक